हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड। डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड में आप सभी का स्वागत है। और आज अपनी जो सीरीज है भारतीय न्याय संहिता की, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे अपनी भारतीय न्याय संहिता में, आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड यानी आत्महत्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड यानी आत्महत्या करने का प्रयास करने पर क्या होगा। इंडियन पीनल कोड में क्या उसके लिए प्रोविजंस थे और आपके भारतीय न्याय संहिता में उसके लिए क्या प्रोविजंस थे, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है या आत्महत्या करने का दिखावा करता है या प्रयास करता है और उसके बाद बच जाता है, ठीक है, तो ये होता है, उस पे इंडियन पीनल कोड क्या कहता है। अब जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो ये बंद कमरे में बंद कोई बंदा है और ये जो है आत्महत्या करने का इसने प्रयास किया और उसके बाद इसके ऊपर क्या चार्जेस फ्रेम होंगे वो हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का इसके लिए इसको जो है डील करता था। इस टाइप का कोई भी केस जो है अगर हो जाता था हमारी सोसाइटी के अंदर, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अनुसार होता क्या था कि द सेक्शन डील्स विद द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी ये सेक्शन जो है आपका 309 ये इसके साथ डील करता था इंडियन पीनल कोड का। अभी हम बीएनएस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम भारतीय दंड संहिता की यहाँ पे बात कर रहे हैं। It states that whoever attempt to commit suicide and does any act toward the commission of such offense shall punished with the simple imprisonment for a term। यानी अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता था, सुसाइड करने का प्रयास करता था या ऐसा कोई कृत्य करता था जो खुद के शरीर को हानि पहुंचाना यानी उसे उपहति पहुंचाने का प्रयास करता था, तो उसके लिए एक साधारण सा जो है इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाता था। वो जो है बढ़ा भी दिया जाता था। वो देखा जाता था कि प्रकृति कैसी है, उसे मैक्सिमम जो है 1 ईयर के साथ या फाइन या दोनों चीजें उसको दे दी जाती थी, ठीक है। यानी अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान हमारा इंडियन पीनल कोड करता था, ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो टर्म है आपकी सुसाइड वाली, ठीक है, यानी जो आपका आत्महत्या का जो शब्द है, ये कहीं भी जो है डिफाइन नहीं किया गया था आपका, कहाँ पे, इंडियन पीनल कोड में, ठीक है। यानी भारतीय दंड संहिता जो है आपकी, उसमें कहीं भी जो टर्म है आपकी सुसाइड वो डिफाइन नहीं की गई थी। अगर हम बात करें, सुसाइड इज द ह्यूमन एक्ट ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन और सेल्फ इंटेंशन सेसेशन, यानी अगर इसमें हम बात करें तो ये एक तरीके से जो सुसाइड था वो अपने आप को इस इरादे से या इस इंटेंशन से कहीं ना कहीं अपने आप को उपहति पहुंचाने का प्रयास होता था। तो होता क्या था इसके अंदर कि जो अभी हमने पाया कि जो सुसाइड करने वाला बंदा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वही बंदा सुसाइड करता है, ठीक है। तो ये पाया गया कि एक तो ऊपर से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सुसाइड करने का प्रयास वही करेगा ना जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अब ऊपर से मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऊपर से उसको क्या किया गया कि 1 वर्ष तक का कठोर कारावास, साधारण कारावास उसको दे दिया गया, जुर्माना भी लगा दिया गया उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था। तो अभी भारतीय न्याय संहिता है, उसकी अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। चलिए भैया इसको हटा देते हैं कि भाई कोई भी, अब क्या है कि अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्महत्या नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है, नहीं कोई शौक में करता है, नहीं आत्महत्या करना कोई अपराध है। अपराध क्या होता है? अपराध ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी कृत्य जो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसको हार्म करता हो, हमारे जो समाज है उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करता हो, समाज में कहीं ना कहीं जो है ऐसा जो है एग्जाम्पल सेट कर देता हो कि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं हार्म करेगा। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि आत्महत्या करने का प्रयास तो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उनके सामने भी किया जाता है। कोई डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है या आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं और गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने अपनी मांग मनवाने, ऊपर जो है पेट्रोल डाला और अपने आप को जो है जलाने का प्रयास किया कि भाई मेरी मांगे मानो, तो ऐसे में तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, है ना।
तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया है, इसमें एक सेक्शन डाला गया है, सेक्शन का नाम रखा गया है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर्स। जितनी भी आपकी वैधानिक शक्तियां हैं, ठीक है, उनको रेस्ट्रेन या कंपेल करने के लिए, यानी उनको जो है परेशान करने के लिए अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए सेक्शन 226 डाला गया है। ठीक है, कोई महिला गई किसी कलेक्टर के पास और बोला कि अगर मेरी ये बातें नहीं मानी गई तो मैं ट्रेन के नीचे लेट जाऊंगी। ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं, आपके जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, डर जाते हैं कि भाई ये जो है कहीं इसके नीचे ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस इसमें डाला गया, यानी धारा 226 इसको डिफाइन करती है और इसके लिए पनिशमेंट भी देती है। हालांकि आत्महत्या शब्द इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन अगर कोई अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, किसी लोक सेवक को या उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करने से रोकने के लिए या उसे बाध्य करने के इरादे से अगर कोई ऐसा करता है, तब ये ऑफेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तब ये अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा होता है ना ऐसा, तो उस स्थिति में इसको कंसीडर किया जाएगा, एज ए सुसाइड कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कमिट टू सुसाइड कंसीडर किया जाएगा, किसी भी लोक सेवक को किसी कार्य करने के लिए बाध्य करने के लिए। तब इसमें जो है ये ऑफेंस अंडर सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस यानी 226 ऑफ बीएनएक्स में आता है। और ध्यान रहे, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल नहीं है, यानी संगीन अपराध नहीं है। तो किस श्रेणी में आता है? ये गैर संज्ञेय श्रेणी में आता है। ठीक है, गैर संज्ञेय श्रेणी में आता है। और ध्यान रहे, बेलेबल भी है, यानी जमानती अपराध है, इतना भयंकर अपराध नहीं इसको माना गया है, जमानती अपराध है। जमानत आपकी पुलिस थाने से ही हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आपका जो है आपकी जो लोअर डिविजन्स होती हैं या सीनियर डिविजन्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे भी जो है उसके सामने भी विचारणीय अपराध माना जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है आपका आत्महत्या का प्रयास करने की अगर हम बात करें, ये तो मैंने बताया कि 309 के अंतर्गत ये आता था, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या सुसाइड बीएनएस में और कहीं भी डिफाइन किया गया है या इसके लिए कोई जो है पनिशमेंट रखा गया है? नहीं। धारा 226 को छोड़कर आत्महत्या को जो है पूरे जो आपकी दंड संहिता बनाई गई है, न्याय संहिता जिसको हम कहते हैं बीएनएस, उसमें कहीं भी सुसाइड को डिफाइन नहीं किया गया है। अब सुसाइड जो है वो सुसाइड करना ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज ए सब इंस्पेक्टर काम करेंगे तो आत्महत्या वाले केस में ध्यान रखना, कभी आपका माइंडसेट फिर से आईपीसी पे रहे, 309 लगा दें उसके ऊपर कोई नहीं लगेगा। अगर हाँ वो किसी चीज़ को बाध्य कर रहा है, किसी पब्लिक ऑफिशियल को बाध्य कर रहा है, तो तब उसके ऊपर जो है आपको सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस इंपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसके अलावा आत्महत्या का या कोई अन्य प्रयास अपराध के दायरे में नहीं आता है। अब आत्महत्या को इसमें से हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब आता है सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। अब 73 ऑफ बीएनएस है क्या? ये इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका प्रयोग हमें करना कैसे है? इसमें कहा गया है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापना, प्रकाशित करना या किसी भी माध्यम से जो है सोशल डोमेन में लाना जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, यानी अगर आपको लाना है, आप देखते हैं ना बहुत सारे यूट्यूब्स पे जो है न्यायालय की कार्रवाई आजकल वीडियो डाल देते हैं, लेकिन उसके लिए डाल सकते हैं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आई बातें? तो ये क्यों डाला गया है? और मेनली डाला इसलिए गया है कि हमारा एक सेक्शन 72 है। इससे पहले हमें सेक्शन 72 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 72 क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन यानी धारा 72 पढ़ते हैं, सेक्शन 72 कहता है अगर कोई भी मामला, ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट ए वुमन, ठीक है, यानी कोई भी मामला वुमेन को लेकर है, ये आपको ध्यान है, यानी महिला को लेकर है। ठीक है, और महिला उसमें विक्टिम यानी पीड़ित है।
ठीक है। तो इस पीड़ित महिला का, या इसमें भले ही पुरुष भी हो, मेनली अगर हम बात करें इसमें भले ही मेल हो, ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई पीड़ित है उसका खुलासा करना, ठीक है, खुलासा करना प्रतिबंधित है। अगर यही मामला जो है आपका कोर्ट में है, कहाँ है, कोर्ट में है, तो 73 जो है वो मेनली सेक्शन जो 72 है उसको रेफर करता है। ये कहता है कि विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच कोर्ट, यानी उसको ऐसे कोर्ट की प्रीवियस परमिशन के बिना आप जो है उसको नहीं तो अखबार में छाप सकते हैं, ठीक है, नहीं उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चला सकते हैं, नहीं प्रिंट मीडिया में उसको चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसको प्रकाशित या मुद्रित करना अपराध माना जाएगा। आपको प्रायर अप्रूवल उस कोर्ट से लेना पड़ेगा जहां पे वो न्यायालय का मामला चल रहा है, उस न्यायालय में मामला ये चल रहा है। यहां तक चीजें आई समझ में। अब इसमें मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक्सप्लेनेशन इसमें है कि द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ एनी जजमेंट, अगर कोई जजमेंट है किसका, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको आपको छापना है, उसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, अभी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड पर जो है मामला चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो वक्फ का जो लॉ आया है, वक्फ कानून आया है, तो वक्फ कानून का जिस दिन जजमेंट होगा या उसकी जितनी हियरिंग हुई है, तो उसको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर चला सकते हैं। उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल या परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी किसी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाएगा। ये इन्होंने कह दिया कि आप जो है उसका मुद्रण या प्रकाशन कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है क्रिमिनल मैटर नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मैटर्स जाते हैं मेनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल या कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, ये चीज़ें उसमें मेनली जाती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या आपके फंडामेंटल राइट रिलेटेड कोई मसला उसमें गया हुआ है, या मैटर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या है मेनली जुडिशियल रिव्यू जो है वहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण जिसको हम कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे जाता है। तो वो तो वैसे भी जो है समाज को पता होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, ताकि आगे के जो चीज़ें हैं वो स्मूथली जो है लोगों की समझ में आ सके। तो इसलिए ये अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा सेक्शन 73 ऑफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 73 कहती है। ये चीज़ें समझ आई। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति 73 जो आपका सेक्शन है BNS का, इसको वोयलेट करता है, वोयलेट कब माना जाएगा, वोयलेट तब नहीं माना जाएगा, इसका कोई उल्लंघन करता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट प्रिंट कर दिया, नहीं। सपोज दैट कोई मैटर चल रहा है, कहाँ पे, किसी भी जो है क्रिमिनल कोर्ट में, नीचे CJM वगैरह जो होते हैं। अब क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई मैटर चला हुआ है, उसमें कोई विक्टिम है, आपने अप्रूवल लिया नहीं है, और विक्टिम की जो है सारी बातें जो है आपने पब्लिश कर दी हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर के, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, इवन आपने सोशल मीडिया इस वगैरह के माध्यम से, ठीक है, और आपके पास जो है प्रायर परमिशन या प्रायर अप्रूवल नहीं है उस कोर्ट का, तो तब आपको जो है इम्प्रिजनमेंट जो है वो मैक्सिमम 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट इसमें, और फाइन साथ ही जुर्माना भी इसमें बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑफेंस है इसका नेचर यानी अपराध की प्रकृति क्या है। तो अपराध आपका कॉग्निजेबल है अगर आप ऐसा करते हैं, यानी संज्ञेय है। कॉग्निजेबल के साथ साथ ये बेलेबल जरूर है, ठीक है, यानी जमानत आपकी हो सकती है इसमें, और साथ ही किसी भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा ये इसको विचारणीय माना जाता है। किसी भी न्यायिक जो आपका अधिकारी है वो अपने समक्ष जो है इसको विचारणीय कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ये बच्चों को जो है बचाने के लिए, जैसे मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ा था आपको प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों को बचाने के लिए, उसका एक पार्ट है। इसको ये धारा 95 ऑफ BNS में आता है, यानी सेक्शन 95 जो है आपका भारतीय न्याय संहिता का, उसमें आता है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है अगर कोई भी एम्प्लॉयर हायरिंग करता है, एम्प्लॉइंग करता है और एंगेज करता है किसी भी चाइल्ड को और कमिट, तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। यानी किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, या किसी अपराध को करने के लिए नियुक्त करना साथ ही, ठीक है, क्या है वो अपराध माना जाएगा।
किसी भी अपराध के लिए बच्चे को हायर करना, एम्प्लॉइंग करना या एंगेज करना, तब इसके लिए जो है पनिशमेंट बताया गया है आपका धारा अंडर सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस में कि इसमें जो है इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी 3 वर्ष से कम का जो है इंप्रिजनमेंट नहीं होगा और वो 10 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है और साथ ही जो है जुर्माना भी इसमें दिया जा सकता है। सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा, अब बच्चे की डेफिनेशन मैंने पहले बताई दी थी, पहले बच्चे के डेफिनेशन की अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन अभी बच्चे की जो डेफिनेशन बताई गई है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी मेल या फीमेल चाइल्ड, ठीक है, कोई भी मेल या फीमेल हो, वो क्या कंसीडर होगा, चाइल्ड कंसीडर होगा। ये धारा ये भारतीय न्याय संहिता ने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी मेल या फीमेल चाइल्ड वो चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसको मिनिमम 3 वर्ष का कारावास और जिसको जो है बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी देना होगा। अब ऑफेंस की प्रकृति देख लेते हैं। ऑफेंस अंडर सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस, इसका पार्ट फर्स्ट इसको बनाता है कॉग्निजेबल, ठीक है, यानी संज्ञेय, और साथ ही नॉन बेलेबल गैर जमानती, जो कि मैं बार बार जमानती गैर जमानती में बता चुका हूं आपको, और साथ ही ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी जो आपका जुडिशियल सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय, वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष ये विचारणीय माना जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड क्या कहता है, इफ ऑफेंस इज कमिटेड बाय चाइल्ड आफ्टर बीइंग हायर्ड, एम्प्लॉयड और एंगेज्ड, यानी ये कह रहा है कि यदि किसी बच्चे द्वारा काम पर रखे जाने, नियोजित होने, काम पर रखे जाने के बाद अपराध हो जाता है, वो तो अपराध के लिए रखना है, अगर अपराध हो जाता है, ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट अंडर सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, ये कहता है कि पनिशमेंट प्रोवाइड फॉर दैट ऑफेंस एज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, यानी उस अपराध के लिए सजा इस प्रकार दी जाएगी कि मानो अपराध उस व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो। अब वो अपराध क्या किया गया है, समझ गए ना, कि किसी बच्चे को किसी व्यक्ति ने हायर किया या एम्प्लॉइंग किया या एंगेज किया, कैसे भी समझो, और उस बच्चे ने क्या कर दिया है, उसने किसी की हत्या कर दी है। समझ में आई बात है। अब बच्चे ने जो अपराध किया है, जिस एम्प्लॉयर ने या जिसने भी उसको हायर एंगेज वगैरह किया है, अब वो अपराध जो है उसको उसी अपराध की कैटेगरी में रखा जाएगा कि उसने वो स्वयं अपराध किया है। ये चीजें समझ में आई है बातें। अब ये क्या है कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस पार्ट सेकंड ये कहता है कि ये जो है कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्रायबल बाय कोर्ट बाय विच ऑफेंस कमिटेड इज ट्रायबल। अब अपराध कैसा किया है, विचारणीय वहां होगा। समझ में आई बातें। अब इसमें हम पनिशमेंट की बात करें तो पार्ट सेकंड में पनिशमेंट भी वही होगा जो उस बच्चे ने अपराध किया है। अब बच्चे का अपराध क्या है, अगर छोटी मोटी चोरी की है तो हो सके कम्युनिटी सर्विस दे के छोड़ दें, यानी 5,000 रुपये से, बच्चे ने 5,000 रुपये से कम की चोरी कर ली है कहीं पे, ठीक है, थेफ्ट के केस में आता है, और थेफ्ट के केस में उसको क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। 5,000 से कम की चोरी है तो कम्युनिटी सर्विस मिलेगी। चोरी 5,000 से ज़्यादा की है, फिर मैंने वो स्लैब बताई थी आपको, वो डैमेज वगैरह सारी चीज़ें, तो या वो बच्चा प्रॉपर्टी कोई डैमेज करता है तो उसकी अलग अलग है। अब अपराध की कैटेगरी क्या रही है, उसके बिहाफ पे उक्त व्यक्ति को जो है पनिश किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, यानी जो है अगर भारत के बाहर अगर कोई अपराध होता है और इंडिया में क्या अपराध होता है उसको लेके यहाँ पे जो है सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस एक्सपेंड दैट मीनिंग ऑफ अबेटमेंट टू इंक्लूड, यानी धारा 48 बीएनएस उकसावे के अर्थ को विस्तारित करती है जिसमें शामिल है, ठीक है, यानी अगर आप भारत के बाहर भी अबेटमेंट करते हैं, अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, एक तरीके से प्रोवोक करना। ये अभी हाल में चलन स्टार्ट हुआ है कि भारत के बाहर भी जो है आप उकसा सकते हैं, भारत के बाहर भी भारत विरोधी नारे लगते हैं, तो उसको देखते हुए जो है ये इसमें चीज़ें डाली गई हैं। इसमें कहा गया है कि अबेटमेंट बाय पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत के बाहर के व्यक्ति द्वारा उकसाना, भारत के बाहर और भारत से परे भारत में किए गए अपराध के लिए किसी कोई बाहर से उकसाता है, ठीक है। तो जैसे इलस्ट्रेशन इसमें मैंने लिया है उदाहरण, कोई देश एक्स में, कोई भी देश है एक्स को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कनाडा ले लेते हैं, चलो आप जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है, में ए कोई व्यक्ति है और भारत में हत्या करने के लिए बी को उकसाता है,
कनाडा में बैठा कोई ए व्यक्ति भारतीय बी व्यक्ति को उकसाता है, ए हत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी है। ये आपको ऐसे समझना है, भारत में कोई ए है, सॉरी कनाडा में कोई ए है और भारत में रहने वाले बी व्यक्ति को उकसा रहा है कनाडा में बैठ के, और बी जो है भारत में हत्या कर देता है, तो ए बी जो है वो इसके लिए हत्या के लिए दोषी इसमें माना गया है अंडर सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति की ट्रैफिकिंग करना, ठीक है, उसमें सेक्शन जो है हमारा वो 143 ऑफ बीएनएस आता है, यानी 143 भारतीय न्याय संहिता का। ये किस में आता है? ट्रैफिकिंग क्यों होती है? ठीक है, ट्रैफिकिंग होती है मेनली भिक्षावृत्ति के लिए, यानी भीख मांगने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे कारणों से ट्रैफिकिंग होती है, तो इसमें हम जो है बैगरी को मानेंगे, यानी बैगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग इन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 143, यानी भिक्षावृत्ति जो है को बीएनएस की धारा 143 के स्पष्टीकरण 1 में तस्करी के लिए शोषण के रूप में शामिल किया गया है। यानी अब जो भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की श्रेणी में रखा गया है। पहले नहीं ऐसा था, आईपीसी में ऐसा था ही नहीं, तो इसको तस्करी की श्रेणी में जो है इन्होंने डिफाइन कर दिया गया कि इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग माना जाएगा। जब हम धारा 370 में की बात करते हैं आईपीसी की, भिक्षावृत्ति को शोषण के रूप में शामिल नहीं किया गया था। अगर कोई किसी से भीख मंगवा रहा है तो उस एक्सप्लॉयटेशन उसमें डिफाइन नहीं होता था, तो उसको कोई खास सजा नहीं मिलती थी उसमें। अब इसमें ऑफेंस अगर आता है, ऑफेंस अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी कंसोलिडेटेड इन बीएनएस, यानी बीएनएस में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराधों को समेकित किया गया है। इस टाइप के बहुत सारे, उनको हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी हैव बीन कंसोलिडेटेड, यानी ये जो अलग अलग जगह जो है चीजें थी उनको सबको समेकित करके बीएनएस में एक जगह लाया गया है। ये जितने भी जो अपराध हैं इस टाइप के, ठीक है, और उनको सबको समेकित करके किया गया है। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब डेकोइटी है, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं डेकोइटी का मतलब होता है डकैती। समझ गए? डकैती तो आप जानते ही होंगे। खैर, अब सेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे 1 सेकेंड, अब जो ये डकैती है, धारा 391 क्या कहती थी? धारा 391 कहती थी डेफिनेशन ऑफ डेकोइटी, यानी डकैती की परिभाषा। धारा 395 में बताई गई थी। धारा 395 में कहा जाता था कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई ग्रुप किसी जो है ड्वेलिंग हाउस, प्रॉपर्टी या कहीं पे भी अगर लूटपाट करते हैं वो डकैती मानी जाएगी, ये कहा जाता था। अब ये डेफिनेशन जो है सारी जो है 310 ऑफ बीएनएस बना दिया गया है। 310 पूरा का पूरा जो है वो डिवोट कर दिया गया है, या डिवोटी है एक तरीके से डेकोइटी के लिए, यानी डकैती का पूरा विवरण जो है ऊपर से नीचे तक एक ही सेक्शन आपको पढ़ना है 310, उसके क्लोज पढ़ने हैं, खत्म कहानी। तो इनको समेकित कर दिया गया है। 391 से 400 तक डकैती के बारे में बताया गया था। अब 391 में क्या बताया गया है? डेफिनेशन ऑफ डेकोइटी, यानी डेकोइटी की परिभाषा। ठीक है, तो वो 310 एक में डाल दिया गया। 395 में जाके डेकोइटी के बारे में, पनिशमेंट के बारे में पता लगता था कि इसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। उसको क्या किया गया कि 310 जो है के सब क्लोज 2 बनाया गया। अगर डेकोइटी के साथ मर्डर हो जाता है, यानी डकैती के साथ हत्या हो जाती है, 396 अलग से सेक्शन पढ़ना होता था, इसके लिए 310 सब क्लोज 3 कर दिया गया है। 399 में मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी, यानी डकैती डालने के लिए अगर कोई तैयारी या षड्यंत्र कर रहा है, भाई प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, डेकोइटी कोई किसी एग्जाम पास करने से कम थोड़ा ही है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी होती थी। तो उसके लिए धारा 399 जो थी आपकी भारतीय दंड संहिता की, उसमें जो है उसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, उसके पनिशमेंट बताए गए थे। अब उसमें क्या किया गया कि यहां पे क्या किया गया बीएनएस में 310 का जो सब क्लोज 4 है उसमें जो है इसको बताया गया है। फिर हमें 402 पढ़ना था, असेंबलिंग फॉर पर्पज फॉर कमिटिंग डेकोइटी। ठीक है, यानी डेकोइटी के उद्देश्य से इकट्ठा होना या असेंबल होना एक तरीके से, तो 402 में आता था। ये 310 के सब क्लोज 5 में बता दिया गया है। फिर पनिशमेंट जो था, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकोइटी, यानी किसी डकैती के गैंग का जो है एक तरीके से जो है बिलोंग करना, उसके लिए पनिशमेंट 400 में बताया गया था, लेकिन उसको 310(6) में बता दिया गया है। तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे क्या किया गया है, इसको इंटीग्रेट करके इसको समेकित करने का प्रयास किया गया है। यानी ये डेकोइटी जो है वो आपकी 310 में केवल सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस आपको पढ़ना है, किसका? बीएनएस का, और यहां पे इसको पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर दिया गया है।
ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? चलिए अब हम जो है एक एक करके समझ लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले हम जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 सब क्लोज 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ डकैती यानी डकैती की परिभाषा। इसमें बताया गया है व्हेन 5 और मोर पर्सन, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है जैसी इंडियन पिनल कोड में थी, विच 5 और मोर पर्सन, ठीक है, कंजॉइंटली कमिट or attempt to commit robbery or are present and aid such commission or attempt, they are said to commit dacoity। यानी जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर डकैती करें या डकैती करने का प्रयास करें या उस समय मौजूद होकर सहयोग करें तो इसको डकैती कहा जाएगा। समझ में आई बातें? माने कि 2 व्यक्ति जो हैं अंदर जाके लूटपाट कर रहे हैं किसी भी ड्वेलिंग हाउस में, 3 बाहर जो है पहरा दे रहे हैं, तो 3 और 2 हुए 5, तो क्या हुई? डकैती, यानी डकैती मानी जाएगी क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं, तो इसको डकैती कहा जाता है। उसके बाद आती है धारा 310 सब क्लोज 2 पनिशमेंट फॉर डकैती, डकैती के लिए दंड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन, यानी आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके बाद 310 की धारा 3 आती है, यह बताती है डकैती विद मर्डर, हत्या के साथ अगर डकैती हो जाती है, डकैती करते हैं किसी की हत्या आपने कर दी है तो तब चार्ज डबल होगा, ठीक है, डबल आपको उसका पे करना पड़ेगा। इफ डकैती इज अकम्पनिड बाय मर्डर द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यदि डकैती के दौरान हत्या की जाती है तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दोनों हो सकते हैं, या तो मृत्यु दंड हो सकता है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है क्योंकि डकैती के साथ हत्या हुई है। यहां तक चीजें समझ आई हैं? तो ऐसे इसको आपको समझना है। तो हमने क्या किया है कि पूरा सेक्शन 310 यानी धारा 310 में इसको पूरा कंसोलिडेट कर दिया है, यानी समेकित कर दिया गया है, इसमें ये आपको देना है। इसके बाद सेक्शन 304 आता है आपका, और उसका सब क्लोज 4 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ठीक है, यानी इसमें बताया गया है कि अगर आप जो है प्लान करते हैं, तैयारी करते हैं डकैती के लिए, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे करते हैं। इफ 5 or more person assemble and make preparation to commit dacoity and it can be proven that they were preparing with the intention to commit dacoity, then each person present is considered guilty of the offense even if their dacoity was not actually committed, ठीक है। तो इसमें अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर डकैती करने की तैयारी करते हैं, माने कि कहीं भी किसी रूम में पूरा प्लान करते हैं कि ठीक है भैया बैठते हैं और रामू और श्यामू और ये तुम सभी आओ बैठो, तुमको क्या करना है, तुम्हें जो है बाहर जो गेट है उस पर जो है पूरी तैयारी करनी है, बैठना है, 2 अंदर जाएंगे, ये पूरी प्लान कर रही है और ये प्रूव हो जाता है कि हाँ ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाता है क्योंकि उसके लिए एविडेंसेस की जरूरत होती है। तो ये अगर प्रूव हो जाता है तो ये साबित हो जाता है कि वे डकैती करने के इरादे से एकत्र होते, तो उन सभी व्यक्तियों को अपराधी माना जाएगा भले ही डकैती हुई हो या ना हुई हो। समझ में आई बातें? भले ही डकैती हुई हो या ना हुई हो, प्रूव हो जाए कि हाँ ये इन्होंने ये षड्यंत्र, ये प्रपंच रचा है कि डकैती होने वाली है। सजा अधिकतम 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है ऐसे व्यक्तियों पर, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 310 बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैती। ये उन लोगों के लिए होता है कि आपने सुना होगा कि फलाना ग्रुप, ठीक है, ABCXYZ ग्रुप जो प्रसिद्ध हो जाता है, एक तरीके से एक ग्रुप भी तो डकैती का प्रसिद्ध हो जाता है, कहीं कहीं पे देखते हैं आप। हालांकि अब ये चीजें कम हो गई हैं, पहले बहुत प्रसिद्ध हो जाते थे। तो उसको क्या कहा जाता है? गैंग ऑफ डकैट्स, डकैती करने वाला गिरोह, ठीक है। अभी कोई फेमस डकैती करने वाला गिरोह हो जाता है और उससे कोई बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे इफ ए पर्सन इज फाउंड टू बिलोंग टू ए गैंग दैट इज हैबिचुअली एसोसिएटेड और फॉर कमिटेड डकैती, यानी उनकी आदत है, वो हैबिचुअल है, वो तो करेंगे ही करेंगे और धीरे धीरे जो है डकैती के ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको गैंग ऑफ डकैती कहा जाता है, ठीक है। दे आर पनिशेबल अंडर द सेक्शन इवन इफ दे डोंट पर्सनली कमिट ए डकैती, यानी
अगर ऐसा कोई व्यक्ति प्रूव हो जाता है कि ये जो है ABC कोई ग्रुप है, ठीक है, और वो डैकोइटी के लिए हैबिचुअल है, फेमस है और वो करता ही करता है, और ये प्रूव हो जाता है कि ये X नाम का कोई बंदा ABC ग्रुप का गैंग का मेंबर है या गैंग को किसी न किसी तरीके से सहयोग करता है, भले ही उसने कभी अपने जीवन में डकैती की हो या ना की हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपराधी है, ठीक है। तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, रिगोरस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन, यानी उसको कठोर आजीवन कारावास या कठोर 10 वर्ष का कारावास और फाइन के साथ हो सकता है, या तो पूरा कठोर कारावास आजीवन ले वो, या फाइन और 10 वर्ष का कारावास दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी मेंबर्स जो है किसी भी फेमस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर उसने डकैती की है या नहीं की है, वो क्या है, वो पनिशेबल है। ये चीज़ें आपके सेक्शन 3106 में बताई गई हैं, ठीक है। सो गाइज, उसके बाद आती है रॉबरी, ठीक है। रॉबरी बिल्कुल डकैती जैसी होती है, आई समझ में बातें। इसको लूट कहा जाता है, ठीक है। लूट का मतलब इसमें क्या होता है कि डकैती किसी भी ड्वेलिंग हाउस वगैरह में हो जाती है, लूट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ बंदे मिलकर प्लान करके, ठीक है, क्या कर लेते हैं, किसी भी इकोनॉमिकल फर्म को लूट लेते हैं, जैसे बैंक को लूट लिया, समझ में आई बातें, ठीक है। इसको लूट कहा जाता है। अब लूट भी जो है इसमें देखा जाए आपका 1 सेकेंड, जो ये लूट है, ठीक है, तो लूट भी जो है पूरे अगर हम देखा जाए तो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ था। इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हमने जो है कंसोलिडेट करने का प्रयास किया। तो ये जो है आपका, इसकी अगर हम बात करें तो ये आता है BNS के कौन से सेक्शन में, 309 में, BNS का सेक्शन 309, और इसमें पूरे 309 में इसको समेकित करने का जो है प्रयास किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या किया गया है, समेकित किया गया है। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं कि समेकित कैसे किया गया है। देखिए, जब भी हम इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं, धारा 390 डेफिनेशन ऑफ रॉबरी, यानी लूट की परिभाषा क्या है। अब वो लूट की परिभाषा 309 में 1, 2, 3 तीनों क्लोज में अच्छे से उसको बताया गया कि लूट कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद 392 आता था सेक्शन, इसमें पनिशमेंट फॉर रॉबरी, रॉबरी के लिए पनिशमेंट क्या है, वो 309 के 4 क्लोज में रख दिया गया है। धारा 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, यानी रॉबरी करने का प्रयास करना 393 में आता था, यहाँ 309 के सब क्लोज 5 में रख दिया गया है। यहाँ 394 में वॉलेंट्री कॉजिंग हार्ट इन कमिटिंग रॉबरी जो था वो इसको 390 के 6 क्लोज में रख दिया गया। तो एक तरीके से रॉबरी को भी कंसोलिडेट यानी समेकित करने का प्रयास किया गया है। सो गाइज, मेरी क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं और फंडामेंटल लॉ को आप कैसे समझ रही हैं, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।